Jai Hind everyone, welcome to Ground Zero Defense Academy. So guys, CDS 1 2025 and ND 1 2025 के लिए ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी की फैकल्टी टीम की तरफ से फ्री बैचेस जो स्टार्ट किए गए थे लास्ट ईयर, तो उसी में मैं विशाल आपका जीएस फैकल्टी ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूं। हमने ऑलरेडी पॉलिटी कवर कर ली है। ज्योग्राफी में हमारा जो लास्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ था उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जहां आपको मेंशन, जहां मैंने आपको छोड़ा था उसी का एक छोटा सा पार्ट बचा है, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। और मैं टॉपिक का नाम बता दूं, हम टॉपिक जो कर रहे थे इट वाज व्हाट, पीरियोडिक विंड्स, है ना, जो पीरियोडिकल विंड्स होती हैं आपकी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मॉनसून, तो जो मॉनसून है हमने वो पढ़ लिया था, अभी उसका एक सेकंड पार्ट हमारा बचा है, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिकल विंड्स। बेटा देखो, पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। जो पीरियोडिकल विंड्स है, पीरियोडिकल विंड्स में हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, तो आप कहेंगे एग्जाम्पल लेते हैं मॉनसून। ठीक है, तो जो मॉनसून विंड्स हैं, तो जो मॉनसून है ये एक फिक्स टाइम पे आता है। फिक्स टाइम का मतलब है इसका एक प्रॉपर टाइमिंग है जून में आने का। ऐसा नहीं है कि ये कभी भी इरेगुलर है, इसकी टाइमिंग हमेशा फिक्स है। तो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था कि कैसे भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में जो है समर्स क्यों आते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था समर्स के बाद भारत में जो है रेनी सीजन आ जाता है। तो जो रेनी सीजन आता है उसका क्या कारण है, और जो रेनी सीजन है वही मॉनसून है। फिर रेनी सीजन में, उस मॉनसून में कौन कौन से टर्म्स है वो मैंने आपको बताए थे। समर्स के, जब समर्स यहां पर चल रहे होते हैं तो उस समय आपके लू, नॉर्वेस्टर्स, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, है ना, ये मैंने आपको मैंगो शावर्स मैंने बताए थे। रेनी सीजन में कैसे जो तमिलनाडु है वो इसके लीवर साइड में पड़ता है तो बारिश कम होती है, ये कहां पहुंचता है, डेल्टा ऑफ महानदी, वो सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसकी, ये मॉनसून आया, आज हम बात करेंगे मॉनसून जब वापस जाता है। तो आज की क्लास का टॉपिक है रिट्रीटिंग मॉनसून। टॉपिक का नाम है बेटा रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब देखो, रिट्रीटिंग वर्ड क्या हुआ, रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब हुआ वापस जाता हुआ मॉनसून। अब जब ये आया था तो इसका डायरेक्शन ऐसा था, ये देखो इसका डायरेक्शन ऐसा था, और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। कहां से आ रहा है, साउथ वेस्ट से आया था, तो इसको हमने नाम क्या दिया था, साउथ वेस्ट मॉनसून। लेकिन अब जब ये लौटेगा तो ये अब इस तरह से वापस जाएगा, ये वापस ऐसे आ रहा है, क्योंकि जो हिमालयाज है ये हिमालय से टकरा करके वापस लौटेगा, है ना। तो अब इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से आने वाला, तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का नाम भी दे सकते हैं। तो रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर इसे आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहें। ठीक है, तो ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून या नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है इसको हम कवर करेंगे। लेट्स सी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी आपको बता देता हूं। देखो अब ये मॉनसून आ रहा है क्योंकि यहां पर जो माउंटेन्स थे वहां से टकरा करके वापस आया। अब आप ध्यान दो, ये आपका भारत का हिस्सा, ओके। अब आप मुझे बताएं कि जो मॉनसून यहां से लौट रहा है, ये देखो ये लौट रहा है, अब इसमें ये मॉनसून जब आया था तो इसने आते हुए ये जब आया तो बारिश कर दी। अब जब ये लौट रहा है तो इसके पास पानी नहीं है, तो पानी इसके पास नहीं होने की वजह से ये वाला जो एरिया है, या मेंशन कर देता हूं, ऑल दीज पर्टिकुलर विंड्स ये सब ड्राई होंगी, इनमें पानी नहीं होगा, सारी ड्राई है। लेकिन आप इस सेक्शन को देखो, एक अलग सेक्शन में आपको दिखाता हूं, ये वाला सेक्शन देखो। ठीक है, जो ये वाली विंड्स हैं जब ये आगे बढ़ेंगी तो ये वाली विंड्स आगे बढ़ने पर इनकी मुलाकात होगी बे ऑफ बंगाल से। किससे मुलाकात होगी, बे ऑफ बंगाल। तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसी बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं क्या कर सकती हैं, ये हवाएं बेटा नमी को दोबारा उठा लेंगी। भाई इन हवाओं के पास पानी तो नहीं है, और पानी के संग संग इन हवाओं के रास्ते में कोई समुद्र भी नहीं पड़ा, लेकिन इन हवाओं के पास पानी तो नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है, आगे इनको एक मॉइस्चर का सोर्स मिल गया, इनको बंगाल की खाड़ी मिल रही है, तो ये बंगाल की खाड़ी से दोबारा पानी को उठा सकती है।
है ना। मतलब आप कहीं जा रहे थे, आपको प्यास लगी, आपको बहुत यहां पे लंबे समय तक कोई दुकान नहीं मिली, कोई आपको यहां बिस्लरी की बोतल नहीं मिल रही है, लेकिन इन हवाओं को, ये यात्री चले, इनको थोड़ी दूर पर ही एक क्या मिल गई, बिस्लरी की दुकान मिल गई, इनको यहां पानी की व्यवस्था मिल गई, यहां इनकी प्यास बुझ गई, तो यहां इन्होंने पानी दोबारा उठा लिया, इन्होंने पानी दोबारा भर लिया। अब क्या होगा, जब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून लौट रहा है, तो जो जिन हवाओं ने पानी दोबारा उठाया, तो इन हवाओं के रास्ते में, अब यहां नोट करना जो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, देखो ये है आपका तमिलनाडु। अब तमिलनाडु क्या करेगा, तमिलनाडु ये इन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के लिए, तमिलनाडु लाइज ऑन विंडवर्ड साइड, लाइज ऑन विंडवर्ड साइड फॉर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। जब ये मानसून आया था तो तमिलनाडु, मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु लीवर्ड साइड में पड़ रहा था, लेकिन जब ये मानसून लौट रहा है तो लौटते हुए तमिलनाडु इसके विंडवर्ड साइड पड़ रहा है, और ये वाली जो ब्रांच है नॉर्थ ईस्ट मानसून की, इस ब्रांच ने मॉइस्चर रिटेन कर लिया है, और जब ये जा रहा है तो तमिलनाडु में ये पानी बरसाता हुआ जाएगा, क्योंकि इससे टकराता हुआ जाएगा तो पानी बरसाता हुआ जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं तमिलनाडु रिसीव्स विंटर रेनफॉल। ठीक है बेटा, ये आप ध्यान रखना, तमिलनाडु में समर मॉनसून, जो मॉनसून गर्मियों में जो मॉनसून आता है, जो मॉनसून आता है वो बारिश कम करता है तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु में जो ज्यादा बारिश होती है वो सर्दियों में होती है। बारिश गर्मियों में कम होती है तमिलनाडु में, सर्दियों में ज्यादा होती है। तो तमिलनाडु रिसीव्स विंटर रेनफॉल। कैसी रेनफॉल, विंटर, ठीक है ना, तो विंटर रेनफॉल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमिलनाडु विंटर रेनफॉल क्यों रिसीव करता है, मैंने उसका लॉजिक आपको बताया। अदरवाइज ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भारत में बारिश नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अब आपके मन में है कि सर्दियों में भारत में बारिश कैसे होती है, क्या कारण है, तो उसको भी समझते हैं। देखो क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। इसको हम वेस्टर्ली डिप्रेशन भी कह देते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, वेस्टर्ली डिप्रेशन, क्या बोल सकते हैं, वेस्टर्ली डिप्रेशन। अब ये जो वेस्टर्ली डिप्रेशन है ना, ये क्या है समझो। देखो, हमने देखा है, आपने एटलस में पढ़ा होगा एक सागर के बारे में जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। जो ये भूमध्य सागर है, यही भूमध्य सागर लाई करता है बेटा 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच में। कहां लाई कर रहा है, 30 से 40 डिग्री। अब ये जो भूमध्य सागर है, दिस मेडिटेरेनियन सी, तो इस मेडिटेरेनियन सी में जो क्लाइमेट है, उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। और इस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का फीचर है, इसका गुण है, क्या गुण है, कि यहां पर विंटर में रेनफॉल होती है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में विंटर्स में रेनफॉल होती है, और इस रेनफॉल का जो नेचर है वो साइक्लोनिक होता है। कैसा होता है बेटा, साइक्लोनिक। तो आप दो बात ध्यान रखो कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास के क्षेत्र में जो क्लाइमेट डेवलप होता है, उस क्लाइमेट को मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। और उस क्लाइमेट की दो विशेषताएं हैं, विंटर रेनफॉल होती है, यानी कि विंटर्स आर वेट, समर्स आर ड्राई, और ये रेनफॉल का नेचर कैसा होता है, साइक्लोनिक। तो भूमध्य सागर में सर्दियों के मौसम में जो चक्रवात पनपता है, जो चक्रवात पैदा होता है, वो साइक्लोन यहां से जब चलेगा, क्योंकि साइक्लोन क्या चीज है, वो साइक्लोन रोटेट तो करते ही हैं, आगे भी मूव करते हैं, मींस दे आर स्वर्लिंग, ये रोटेशन तो कर ही रहे हैं और ये आगे मूव भी करते हैं। तो अब आप मुझे बताएं 30 और 40 डिग्री के बीच में कौन सी परमानेंट विंड्स लाई करती है। हमने परमानेंट विंड्स पढ़ी थी, प्लैनेटरी विंड्स, रेगुलर विंड्स, हमने नाम पढ़ा था ट्रेड विंड का, वेस्टर्लीज का, पोलर ईस्टर्लीज का। तो 30 से 40 डिग्री के बीच में वेस्टर्लीज लाई करते हैं। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, ये साइक्लोन, दिस साइक्लोन moves from west
टू ईस्ट, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, इफ आई वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट तो हम क्या कहेंगे, द वेस्ट टू द ईस्ट, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगा, है ना। तो अब ये साइक्लोन जब चलेगा तो आप मुझे बताएं इंडिया कहां लाई करता है, मेडिटेरेनियन सी के वेस्ट में, ईस्ट में, तो ये मेडिटेरेनियन सी है तो भारत यहीं कहीं लाई कर रहा है, और हिमालयाज जो भारत का लैटिट्यूड है बेटा, इंडियाज लैटिट्यूड जो भारत का आपके अक्षांश है वो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ, हाँ या ना, Isn't it? और ये 30 से 40 यानी कि हिमालयाज के आसपास जो है ये जब ये पर्टिकुलर साइक्लोन चलते 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 भारत के हिमालयाज के पास पहुंचेगा तो ये हिमालयाज से टकरा करके, ठीक है ना, ये हिमालयाज जब ये यहां से आएगा तो दिस पर्टिकुलर ये आ गया, ये ऐसे आ रहा है, और जैसे ये हिमालयाज से टकराएगा, मैं नाम लिख देता हूं, द हिमालयाज, ठीक है। अब ये टकरा करके क्या करेगा, ये टकरा करके इसकी एक शाखा तो चली जाएगी तिब्बत और एक शाखा चली जाएगी टू इंडिया, और ये हिमालयाज के संग संग अलोंग द हिमालयाज ये रन करेगा फ्रॉम दी नंगा पर्वत, फ्रॉम लद्दाख कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड से होते हुए नेपाल के आपके फुटहिल से, हिमालयाज के फुटहिल से होते होते पूर्ण अरुणाचल प्रदेश तक, है ना। तो दिस पर्टिकुलर साइक्लोन ये सर्दियों में आता है और ये वेस्टर्लीज के प्रभाव में पश्चिम से पूरब की तरफ आता है, तो हिमालयाज में फिर ये एंटर करता है और इसीलिए भारत के इन हिस्सों पर रेनफॉल पॉसिबल हो जाती है। और ये जब रेनफॉल पॉसिबल होती है तो रेनफॉल के पॉसिबल होने से ही स्नोफॉल हो पाता है। तो स्नोफॉल पॉसिबल क्यों हुआ, रेनफॉल की वजह से। रेनफॉल पॉसिबल क्यों हुई, इसकी वजह से। तो ये कहां से आया, वेस्टर्न, ये वेस्टर्न साइड से आया, तो इसका नाम क्या पड़ा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, या फिर वेस्टर्लीज के प्रभाव की वजह से वेस्टर्ली डिप्रेशन। तो भारत में सर्दियों में अगर जो बारिश होती है नॉर्थ साइड में तो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको बता दिया मॉनसून के बारे में, मॉनसून कैसे आया कैसे गया और जाते हुए इसने भारत में कहां पर बारिश करी, लेकिन भारत में सर्दियों में भी अगर बारिश हो रही है तो उसका कारण क्या है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है बेटा। देखो ये तो आपका विंड्स वाला टॉपिक खत्म। अब हम बात कर लेते हैं क्लाउड्स की, क्योंकि बारिश की बात हो रही है तो हम पहले क्लाउड्स की भी बात समझ लेते हैं। वाटर क्लाउड्स, देखो क्लाउड्स क्या है। क्लाउड्स दीज आर एक्चुअली, अगर मैं कहूं कि क्या इस कमरे के अंदर वाटर वेपर है, बिल्कुल किसी रूम में वाटर वेपर तो होगा। ये वाटर वेपर कम या ज्यादा हो सकता है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन रेनी सीजन है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, वॉटेवर। ओके, तो ये वाटर वेपर, किसी भी एयर में वाटर वेपर तो प्रेजेंट होता है। ये वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाएगा, भाई मानो मैंने अगर यहां पे पानी, आपके यहां पे क्लास में मैंने पानी डाल दिया, तो आफ्टर सम टाइम दैट वाटर, वो पानी वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होकर के एयर में वाटर वेपर वो है ऊपर जा रहा होगा, तो यानी कि एयर, उस रूम के अंदर एयर में वाटर वेपर तो मौजूद हो जाएगा। अब ये वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वैसे वैसे वाटर वेपर क्या करेगा, ये वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू होगा, क्योंकि हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है। हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होता है बेटा, घटता है। तो यही वाटर वेपर जब कंडेंस होकर के दिखने लग जाए, यानी कि थिक होना शुरू हो जाए, तो इसका जो कंडेंस फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं कंडेंसेशन ऑन अ फेयरली वेरी लार्ज स्केल फॉर्म्स क्लाउड्स। जब कंडेंसेशन बहुत बड़े पैमाने में हो जाए तब किसका निर्माण होता है, क्लाउड्स का निर्माण होता है। अब जब ये क्लाउड्स बने तो उसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या चीजें ध्यान रखना, ये जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो लो टेम्परेचर, तापमान चाहिए कम। अगर तापमान कम नहीं होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे। दूसरा, आपको चाहिए एक हाइग्रोस्कोपिक
न्यूक्लियाई, या फिर इसको आम भाषा में आप कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल, या फिर आप इसको कह सकते हैं आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म। बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। अभी सर्दियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में भी मान लो, गर्मियों के मौसम में आपने एक स्टील के ग्लास में चिल्ड पानी भर के टेबल पे रख दिया, तो आप कुछ टाइम बाद विद इन अ मिनट आप देखेंगे कि उस चिल्ड ग्लास के, स्टील ग्लास के सरफेस पर पानी की बूंदें दिखने लग जाएंगी। तो आप मुझे बताएं, ये चीज सर्दियां हो या गर्मियां हो, दोनों में ये प्रोसेस जब आप करेंगे आपको पक्का दिखेगा पानी उस स्टील के ग्लास के सरफेस पे। तो एक्चुअली में सर्दियां हो या गर्मियां हो, स्टील का ग्लास जो था, वो जो स्टील का ग्लास का सरफेस था, वो सरफेस एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। किसका काम करता है? प्लेटफॉर्म का। क्या प्लेटफॉर्म का काम? जो लो टेम्परेचर है, उस लो टेम्परेचर पे वाटर वेपर जब कंडेंस होगा, तो कंडेंस होने के लिए उसको गिरने के लिए एक जगह चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक सरफेस चाहिए जो उस पानी की बूंद को होल्ड करेगा। तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जरूरी है। तो यहां पर जब वाटर वेपर कंडेंस हो रहा है, क्लाउड्स का निर्माण हो रहा है, तो वो वाटर वेपर कंडेंस तभी तो होगा जब उसे कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा। और वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कराएगा? धूल का कण। और उसी डस्ट पार्टिकल को हम क्या नाम दे देंगे? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये दो बात क्लियर हो गई। तो कंडेंसेशन के लिए दो चीज जरूरी है, ये आपको समझ में आ गया। अब जब क्लाउड्स का अध्ययन किया गया तो बेटा क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा। क्लासिफिकेशन क्लाउड्स का क्या है? देखो, क्लाउड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। पहला, एक शेप के आधार पर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, आकार कैसा है उसका। एक हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं हाइट के आधार पर। किस आधार पर? हाइट के आधार पर। जैसे उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। गुड। देखो, शेप के आधार पर मतलब क्या हुआ? अगर कोई क्लाउड वर्टिकल है, कैसा है? वर्टिकल है, पफी है, फूला हुआ है, तो उसे हम कहते हैं क्यूमुलस। क्यूमुलस का मतलब होता है भूसे की ढेर की तरह। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, वर्टिकल। अगर कोई क्लाउड हॉरिजॉन्टल है, कैसा है? लेयर में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया। कोई क्लाउड हॉरिजॉन्टल है यानी कि लेयर फॉर्म में है ना, यानी कि स्ट्रेटिफाइड है, परत की फॉर्म में है, तो ऐसे क्लाउड को हम कहते हैं स्ट्रेटस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटस। तो दो क्लाउड कैसे हो गए? वर्टिकल, या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, तो वर्टिकल वाला क्यूमुलस, हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रेटस। हाइट के आधार पर हम बात करते हैं तो हम डिपेंड करता है, 2 किलोमीटर की हाइट पर बनने वाले बादलों को हम कहते हैं लो लेवल क्लाउड। क्या बोलेंगे? लो लेवल क्लाउड। 4 किलोमीटर की हाइट पर बनने वाले बादलों को हम कहते हैं मिड लेवल क्लाउड। क्या बोलेंगे? मिड लेवल क्लाउड। और 6 से 10 किलोमीटर की हाइट पर बनने वाले बादलों को हम कहते हैं हाई लेवल क्लाउड। क्या बोलेंगे? हाई लेवल क्लाउड। तो वी हैव क्लासिफाइड, हमने क्या करा? बादलों का वर्गीकरण किया दो चीज के आधार पर, एक उसकी शेप और एक उसकी हाइट। अब इन्हीं हाई लेवल क्लाउड को एक नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं साइरस या साइरो। इन्हें कहते हैं हम एल्टो और इन्हें कहते हैं हम निम्बो। नाम समझ में आए? ये साइरो या साइरस, ये एल्टो और ये निम्बो। अब ये जो साइरो का है, साइरो का मतलब होता है करली, घुंघराला। ठीक है, फिर एल्टो का मतलब होता है मध्य, मिडल, और निम्बो का मतलब होता है रेन। निम्बो माने क्या होता है? रेन। इन सभी क्लाउड्स की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दे हैव देयर ओन फीचर्स, इनके अपने अपने गुण हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं साइरस क्लाउड की बात करूं तो ये हाई लेवल क्लाउड है। और आप ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे
कि भाई कंडेंसेशन, क्लाउड्स का बनने के लिए कंडेंसेशन चाहिए, और कंडेंसेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक टेम्परेचर लो। तो क्या हाई लेवल क्लाउड 6 से 10 किलोमीटर की हाइट पर टेम्परेचर कम मिलेगा? आपको बिल्कुल मिलेगा। पर क्या आपको लगता है डस्ट पार्टिकल पृथ्वी सतह के नजदीक होंगे या ऊपर होंगे? आप कहोगे नजदीक होंगे। ऊपर हाइट पे आपको धूल के कण कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो हाई लेवल क्लाउड जो होते हैं ये आपके बारिश वाले बादल नहीं होते हैं, हाई लेवल क्लाउड आपके व्हाइट होते हैं। क्या होते हैं? तो जो साइरस क्लाउड है, इन साइरस क्लाउड की विशेषता है बेटा, और इनकी विशेषता क्या है? ये व्हाइट होते हैं, ये करली होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। आप लिख सकते हैं लाइक अ फेदर, पंख की तरह। ठीक है, इसमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता, नो पीपीटी, क्योंकि यहां पर डस्ट पार्टिकल नहीं है, तो कंडेंसेशन कैसे होगा? इजंट इट? बारिश के बादल बनेंगे कैसे? ओके, ये आपका क्लियर स्काई विद अ ब्रिलियंट सनसेट, आपका सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा इसमें आपका, है ना। तो ये व्हाइट कलर के बादल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, पंखनुमा होते हैं, सिल्की होते हैं। कैसे होते हैं? सिल्की, ये सिल्की होते हैं। तो ये विशेषता है, साइरस क्लाउड की विशेषता है ना। जैसे हम स्ट्रेटस क्लाउड की बात करें, तो स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं ये क्या करते हैं? दे कवर द स्काई लाइक अ सेलोफिन शीट, एक सेलोफिन शीट की तरह पूरे आसमान को ढक लेते हैं। ये थिन होते हैं। कैसे होते हैं? ये बहुत पतले होते हैं, लेयर में होते हैं, लेयर में होते हैं। ठीक है, ये एक फॉग की तरह कवर कर लेते हैं, लाइक अ फॉग कवर हो जाता है, जैसे कि पूरा आसमान जो है दूधिया सा हो गया है, फॉग कवर। और ये कभी कभी ड्रिजल भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ड्रिजल कर देते हैं। और ये वेदर को डल बना देते हैं, मेक्स अ वेदर डल, मेक्स अ वेदर डल। डल वेदर क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर आसमान में आपने देखा होगा कभी कभी अगर पूरे बादल छा जाते हैं, तो बादल छा जाने की वजह से हीट जो निकलती है, वो रेडिएशन, वो जो टेंशियल रेडिएशन है वो ट्रैप हो जाती है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सा जाता है, कोई वेंटिलेशन नहीं होता, तो ऐसे में डल वेदर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये स्ट्रेटस क्लाउड का कैरेक्टर है, स्ट्रेटस क्लाउड के फीचर हैं कि ये पूरे आसमान को एक सेलोफिन शीट की तरह, फॉग की तरह कवर कर लेते हैं। ये पतले होते हैं, लेयर में होते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बूंदाबांदी, छोटी मोटी बारिश भी कर देते हैं, ये वेदर को डल बना देते हैं। और जनरली ये बनते कैसे हैं? ऑपोजिट कैरेक्टर की विंड्स के मिलने से, ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है, तब ऐसे बादलों का निर्माण होता है। वहीं पर अगर मैं क्यूमुलस क्लाउड, इन क्लाउड्स की बात करूं, तो मैंने आपको बता दिया ये पफी होते हैं, लाइक अ कॉलीफ्लावर, लाइक अ कॉलीफ्लावर, है ना। ये फूले हुए होते हैं, एकदम व्हाइट होते हैं, व्हाइट होते हैं, शाइनी होते हैं। ठीक है, ये व्हाइट होते हैं, शाइनी होते हैं, इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होता। ओके, आप पैचेस देखते हैं कॉटन बॉल्स की तरह, मतलब इसमें आपने देखा होगा नीला आसमान और कुछ व्हाइट रंग के बड़े फूले हुए बीच में क्लाउड्स आपको नजर आएंगे बहुत शाइनी से। ठीक है, तो ये आपके क्यूमुलस क्लाउड की विशेषता है। तो ऐसे ही हमने हर क्लाउड्स की विशेषताएं पढ़नी है। अच्छा, अब इन्हीं क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन भी है, कैसे वो भी देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, बट डोंट वरी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। देखो, अगर मैं कहूं साइरो क्लाउड, साइरस नाम के क्लाउड्स हैं, साइरस, तो क्या साइरस नाम के क्लाउड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं? यस। तो साइरो स्ट्रेटस और साइरो क्यूमुलस, 3 तरह के बादल कॉम्बिनेशन देखो, साइरो स्ट्रेटस, साइरो क्यूमुलस बन सकते हैं। ऐसे ही एल्टो कभी भी अकेला नहीं होता, एल्टो क्यूमुलस हो सकते हैं और एल्टो स्ट्रेटस भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्यूमुलस क्लाउड, एक स्ट्रेटस क्लाउड, और फिर कॉम्बिनेशन निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो क्यूमुलस। तो आप देखें आपके पास करीब 9 प्रकार के बादल हो गए। देखो, 9 टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं। कॉम्बिनेशन किसका? निम्बो, ये जो लो लेवल क्लाउड है, निम्बो लो लेवल, पर ये लो लेवल परत में भी हो सकता है और हाइट में भी हो सकता है।
ठीक है, तो हमने कॉम्बिनेशन बना दिए और इन सब की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए कि इनकी क्या फीचर्स हैं। एग्जांपल मैंने भी आपको बताया, थोड़ा और बता देता हूं। ये जो दोनों क्लाउड्स हैं, निम्बो स्टेटस और निम्बो क्यूमुलस, क्योंकि निम्बो का मतलब होता है रेन, तो ये बारिश वाले बादल हैं, तो ये दोनों ही बारिश करते हैं, रेनफॉल दोनों करेंगे। ये दोनों ही क्या करेंगे, स्नोफॉल भी कर सकते हैं, दोनों ही स्नोफॉल कर सकते हैं। इसमें जो क्लाउड्स होते हैं ये ब्लैक ग्रे कलर के क्लाउड्स, दोनों में ब्लैक ग्रे कलर के क्लाउड्स, ये दोनों ही आसमान को कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, डार्कनेस हो जाता है ना। ये दोनों में ही क्या है, आसमान एकदम ऐसा लगता है अंधेरा हो गया है। ओके, दोनों की सेम विशेषता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप ध्यान रखना, जो निम्बो स्टेटस क्लाउड है उसका एक अंतर यह है, ये कभी भी थंडर और लाइटनिंग नहीं करते, नो थंडर एंड लाइटनिंग। और क्यूमुलस क्लाउड ऑलवेज अकंपनीड विद थंडर एंड लाइटनिंग। ध्यान रखना, जो निम्बो क्यूमुलस क्लाउड है या इसको क्यूमुलो निम्बस क्लाउड भी कहते हैं, तो इन क्यूमुलो निम्बस क्लाउड में हमेशा आपको बादल का गरजना, बिजली का कड़कना ये हमेशा दिखेगा, लेकिन निम्बो स्टेटस क्लाउड में थंडर और लाइटनिंग नहीं होते। बाकी दोनों विशेषताएं बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए इनमें से मैककेरल स्काई कौन बनाता है, विच क्लाउड्स मेक अ हेलो अराउंड द सन, कौन से क्लाउड्स जो है रेनबो बनाते हैं, कौन से क्लाउड्स ब्लू ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको क्लाउड्स का जो टॉपिक कराया है आपको समझ में आया होगा। आपको इनके सबके फीचर्स, इनकी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, isn't it? तो अगली क्लास में मैं अगले टॉपिक के साथ आपके संग फिर मुलाकात करूंगा। तब तक आप हमारे संग ऐसे ही जुड़े रहें, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। हम और भी ऐसे लेक्चर्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स आपके इस तरह से कवर हो जाएंगे कि आपको किताब ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, टिल देन जय हिंद एवरीवन बेटा।